हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 4। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 और शायद से पार्ट 7 की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और आई बटन में भी गिवन होगी। ठीक है, अगर बन गई होगी तो ठीक है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर का हमने बहुत सारा कुछ देख लिया, बहुत सारा पार्ट देख लिया है। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वर सब कुछ हमने देख लिया कि वो क्या होते हैं, प्लस साथ में हमने एग्जांपल्स किए कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हमने ये भी देखा सस्पेंशन क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं। हमने एक फिल्ट्रेशन टेक्निक भी सीखी। उसके बाद फिर एलॉय जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका लगभग आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 मार्क्स का सिर्फ इस लेसन का। ठीक है, 80 मार्क्स का भी आपको पेपर होगा, तो 8 मार्क का तो ये भी होगा। अलग अलग पूछेंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें पूछेंगे। दैट एलॉय है तो एलॉय में एलॉय तो पहले डेफिनेशन पूछेंगे, फिर कौन कौन सा एलॉय में इंक्लूड होता है एमसीक्यू में पूछेंगे। फिर एलॉय क्या होता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे एलॉय के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, 3 फार्मूलाज भी सीखे जिसमें 30% ऑफ द सिलेबस इंक्लूड हो जाता है लेसन नंबर 2 का। ठीक है, लेसन नंबर 2 का। ठीक है, ये 3 फार्मूला कर देना, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, ये 3 फार्मूला सिर्फ कर दिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये वाले फार्मूला के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे सिर्फ ये वाले फार्मूला के, सिर्फ इस फार्मूला के न्यूमेरिकल्स आएंगे। बाकी जो 2 है उसके इतने ज़्यादा नहीं आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते। फिर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, टिंडल इफेक्ट के बारे में बहुत सारा पढ़ा। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, कोलॉइड्स के कॉमन एग्जांपल, एरोसोल क्या होता है, फोम क्या होता है, इमल्शन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, फोम क्या होता है, जेल क्या होता है और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे हमने पढ़ा सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। उसमें हमने सबसे पहले इवापोरेशन टेक्निक करी, इवापोरेशन किया। दूसरा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया कि मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करो, कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। यहाँ तक हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, वो हमारा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो घुलते नहीं है, जैसे देखो ऑयल एंड वाटर ले लिया, ऑयल एंड वाटर ले लिया मैंने। अभी एक मैंने बीकर लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला, नहीं पहले वाटर डालता हूँ मैं। ऑयल भी डाल सकता हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में मैंने डाला ऑयल, सोचा कि मैंने ऑयल डालता हूँ, तो पहले यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा प्यारा सा H2O मतलब वाटर, और यहाँ पे होगा वो क्या होगा हमारा ऑयल। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इमिसिबल लिक्विड ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे में घुलते नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की सेपरेशन टेक्निक में इतना सारा झमेला क्यों है, इतना सारा ऐसी फिगर है, ये सब क्या है? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा हमने आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं हाथ निकाल दूंगा, एक ग्लास ले लूँगा और ग्लास में से मैं बाहर निकालूंगा सब कुछ, ऑयल बाहर निकालूंगा पहले, फिर वाटर बाहर निकालूंगा, मेरे को तो दिखता ही है। ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ परसेंट ऑफ द पार्टिकल्स, कुछ परसेंट ऑफ द पार्टिकल्स मतलब 0.01% भी हो सकता है, बट दैट इज हार्मफुल व्हेन इट इज एडेड टू H2O। ठीक है, तो 0.01% ही क्यों ना हो, पर वो इम्प्योर होगा, फिर इम्प्योर होगा। पर हमने पूरा प्योर चाहिए एकदम, सिर्फ H2O के पार्टिकल्स होने चाहिए और इसमें सिर्फ ऑयल के पार्टिकल्स होने चाहिए, ऐसा हमको चाहिए। ठीक है, ऐसा आ जाए 100% ऑफ द पार्टिकल्स, 100% H2O होना चाहिए जब हम सेपरेट करें, और 100% ऑयल होना चाहिए। ठीक है, 100% ऑयल होता है, 100% ऑयल होना चाहिए। अरे यार, ऑयल। ठीक है, 100% ऑयल और 100% H2O। ठीक है, ये सब होना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले तो फिगर को समझ रहे हो, फिगर देखिए कुछ भी घबराना है नहीं,
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, सेपरेटिंग फनल भी बोला जाता है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल भी बोला जाता है। आगे यहाँ पे देखो, पहले तो इस फिगर को देख के ऐसा कुछ देखना मत कि ये फिगर कितनी मतलब कितनी अजीब है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉट जैसा है, पॉट जैसा ऐसा है ना, ऐसा शेप में, पॉट जैसा शेप में, ठीक है, पॉट जैसा शेप में। आप लोग सोच रहे होंगे ये बाहर ऐसा क्यों लगाया है, ये कॉर्क है, ये कॉर्क है, कॉर्क इसको बोलते हैं कॉर्क, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क। अभी कॉर्क जो है हमने वाटर डाला, पहले वाटर यहाँ तक आ गया, कैरोसिन डाला, कैरोसिन यहाँ तक आ गया, स्टॉप कॉक यहाँ पे है, विच मीन्स जब हम इस स्टॉप कॉक को खोलेंगे और नीचे एक बीकर रखेंगे, यहाँ से बाहर आएगा पहले वाटर, वाटर बाहर आएगा यहाँ से, और वाटर के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम साइज में होते हैं, तो सारे पार्टिकल्स वाटर के कम साइज वाले बाहर आ जाएंगे, फिर कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इट मीन्स आपको पता चल जाना चाहिए कि दैट इज अभी कैरोसिन बाकी रहा है, तो स्टॉप को तो थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे क्योंकि कैरोसिन के पार्टिकल्स बिगर है, बिग है, ठीक है, बिगर है कंपैरेटिवली टू वाटर, ठीक है। तो क्या होगा अगर उसको ले लेंगे, फिर वाटर को ले लेंगे, ठीक है, वाटर को ले लेंगे, वाटर को ले लेंगे। अभी वाटर लेने के बाद वाटर को यहाँ पे रख दिया, H2O वाला पानी यहाँ पे अगर हमने डाला, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैरोसिन आएगा, कैरोसिन आएगा, ठीक है, ये कैरोसिन आएगा और कैरोसिन कर देगा, ठीक है, कैरोसिन काम कर देगा कैरोसिन बाहर, 100% ऑफ द कैरोसिन बाहर और 100% ऑफ द वाटर बाहर, 100%, 100%, इसमें भी 100% कैरोसिन होता है। प्रोसेस को अभी समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम समझ आ जाता है, उसके बाद प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं, लेट अस ट्राई टू सेपरेट कर, ये सब तो है, ठीक है। फॉर द मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, हमको क्या करना है, एक कैरोसिन ऑयल और वाटर दोनों को सेपरेटिंग फनल में डाल देना है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो डायरेक्ट अंदर डालेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा कि डायरेक्टली वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ी देर के लिए ट्राई करेंगे एक दूसरे को डिसॉल्व करने में, बट तो डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे से डील कर देंगे कि हाँ भाई हमको तेरे से डिसॉल्व नहीं हो रहा, तेरू मेरे से डिसॉल्व नहीं हो रहा, तू ऊपर मैं नीचे या मैं नीचे तू ऊपर, ठीक है, ऐसा लेयर बना देते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत ट्राई करते हैं वो लोग के क्या शायद से डिसॉल्व हो जाए, बट डिसॉल्व हो नहीं रहा है, इसलिए फिर उनको करना ही पड़ता है, ये स्टेप लेना पड़ता है सबके लेयर्स बनाने वाला। Opens the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of water carefully. The word carefully. आपको पता होना चाहिए कि कब वाटर खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि आप कुछ कॉक को ऐसा जोर से खोल दिया है और उसके बाद वाटर भी आ गया, कैरोसिन भी आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका सेपरेटिंग फनल का, ठीक है। केयरफुली आपको करना है कि नीचे आपको बीकर रखना है, उसके बाद वाटर को पहले लेना है, उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि लेयर खत्म हो चुकी है, उसके बाद कैरोसिन को लेना है, स्टॉप कॉक को ज़्यादा खोल के, ठीक है, कैरोसिन को लेना है, कैरोसिन को खोल दोगे तो फिर आपको दोनों के दोनों लिक्विड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, टू क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है, क्लोज कर देना है स्टॉप कॉक को। उसके बाद तो आप बीकर को इस साइड लेके जाओगे, वाटर वाला क्लोज कर देना है सेपरेटिंग फनल का बीकर, जब ऑयल वहां तक पहुंचे, ठीक है, ऑयल वहां तक पहुंचे तब स्टॉप कर दोगे तो भी क्या होगा कि सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा, ऑयल रह जाएगा, सिर्फ ऑयल रह जाएगा। बाहर निकालोगे तो भी ऑयल और दोनों बाहर हो जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं ये चीज़ के, एप्लीकेशन सेपरेटिंग फनल के एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। एप्लीकेशंस है सेपरेटिंग फनल के, दैट टू मिक्सचर और टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर को मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, ठीक है, इसलिए ये यूज होता है सबसे कॉमन वाला, सबसे कॉमन। दूसरा, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर the lightest slag is removed from the top by this method to leave the molten iron at the bottom in the furnace। तो क्या होता है, क्या होता है, आयरन ओर्स होती है। आयरन ऐसे नहीं मिल गया कि हाँ भाई ये आयरन मिल गया मेरे को, ऐसा नहीं होता। आयरन की ओर्स होती है, पत्थर में आयरन होता है। कुछ कुछ बच्चों में ऐसी गेम होती है, ठीक है, जिसमें आपको दिखाया जाएगा। मेरे को एक पता है, कमेंट करो अगर आपको पता है तो, जिसमें आयरन ओर्स होते हैं,
मेरे को पता है, कमेंट करो आपको अगर पता है उस गेम का नाम तो आप कमेंट करो, ठीक है, आपने खेली हो तो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आयरन ओर होता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, आयरन ओर में से आयरन निकालने के लिए हमें उसको फर्नेस में रखना पड़ता है, फर्नेस में रखना होता है, जिससे और उसके बाद हमने सेपरेटिंग फनल का भी फर्नेस में रख दिया, ठीक है, फर्नेस में रख दिया। अभी क्या होगा कि ये जो स्टोन वाला जो होगा, स्टोन वाला ऊपर आ जाएगा, अरे स्टोन वाला नीचे आ जाएगा। स्टोन क्योंकि क्या होते हैं, आयरन से कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं, ठीक है, तो आयरन वाला होगा वो ऊपर, ये जो आयरन वाला नीचे और ओर जो होगा वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे, सेपरेटिंग फनल में आयरन बाहर निकल जाएगा, ओर बाहर निकल जाएगा, दोनों अलग, खत्म, ठीक है। ये भी एप्लीकेशन होता था, ठीक है। और आप कमेंट में उस गेम का नाम बताओ जिसमें आयरन ओर होता है और उसमें फर्नेस में डाल के उसको अलग किया जाता है। कमेंट में उस गेम का नाम बताओ, मेरे को पता है, ठीक है, आप लोग भी बताओ, ठीक। आगे बढ़ते आगे हमारा है, दिस प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज। डेंसिटीज का मतलब क्या? डेंसिटीज मतलब घबराना नहीं है। डेंसिटीज अगर कुछ लोगों को पता होगा तो आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है तो बता देता हूँ, ठीक है। डेंसिटीज मतलब कितना गाढ़ा वो चीज़ है, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ते हैं उतना ही वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा आपको कैसे समझाऊँ, ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, सॉलिड बढ़ेगा, ठीक है, सॉलिड बनेगा वो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, बहुत पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, तो क्या होता है वो गाढ़ा होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा। गैस का देखूँ मैं, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी भी लो हो जाएगी, ठीक है, डिपेंड करता है ये अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। तो कितने पार्टिकल्स अंदर है उससे हमें पता चलेगा डेंसिटी कितनी है उसकी, गाढ़ापन कितना है उसका, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में हमने बात कर ली। अभी हम लोग आते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी लेसन नंबर 1 में। अगर आपको नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख लो, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। तो उसमें लेसन नंबर 1 में ये सेम चीज़ आपको देखने को मिली थी, दैट एमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन और नेफ्थलीन बॉल्स और बोल सारे क्या करते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस में होता है, डिपोजिशन के प्रोसेस में होते हैं। ये चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, पहले रफ कर देता हूँ, पहले डायग्राम फिर चर्चा, रूल है अभी हमारा, ठीक है। पहले डायग्राम देखेंगे फिर चर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे। डायग्राम सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। कैम्फर और सॉल्ट को हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। तो ऐसे क्या होता है दैट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे हम डाल देंगे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड, ये इन्वर्टर फनल में डाल देंगे। कॉटन प्लग नहीं भरेंगे, पहले हम लोग डाल देंगे, चाइना डिश नीचे रखेंगे, यहाँ पे बंसन बर्नर रखेंगे। नहीं पता बंसन बर्नर होता है, ये बंसन बर्नर एक और चीज़ सीखने को मिल गई होगी। अगर आपको नहीं पता होगा तो बहुत ही बढ़िया चल रहे होंगे आप लोग, ठीक है। फिर अब क्या होगा कि देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना सॉल्ट और कैम्फर दोनों का मिक्सचर यहाँ पे है, हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट एंड कैम्फर दोनों का मिक्सचर है, ये चाइना डिश, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये जो कैम्फर है ना, कैम्फर होगा ना, वो क्या करेगा, अगर हम उसको हीट देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सब्लिमेट होके वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन कहते हैं उसको, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना कन्वर्टिंग टू सॉलिड, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए सब्लिमेशन में, अगर आपने लेसन नंबर 1 पढ़ा हो तो, ठीक है, लेसन नंबर 1 पढ़ा हो तो। ऐसे तो लेसन नंबर 1 आपके सिलेबस में है नहीं CBSE वालों के, ठीक है, बट तो भी एक बार आप जाके पढ़ लेना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कहते हैं तो वेपर्स जो होंगे, ये जो कैम्फर के जो वेपर्स होंगे, यहाँ पे इन्वर्टर फनल होगा तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉटन प्लग भी बढ़ा देंगे हम लोग,
कॉटन प्लग भी होगा। तो ये जो वेपर्स होंगे वो बाहर तो निकलेंगे नहीं। अभी सोचेंगे कि कोई ऐसी जगह ढूंढो यहाँ जहाँ पे ये जो आग है वो कम हो जाए, ये जो हीट है वो कम हो जाए, ऐसी जगह पे ढूंढो। तो क्या करते हैं, यहाँ पे तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे तो कॉटन है, यहाँ पे तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा कूल है, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा कूल है। तो एमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर या फिर जो कुछ भी हो, यहाँ पे कैम्फर है तो कैम्फर लेते हैं। तो कैम्फर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा जब उसको क्या मिलेगा, जब उसको कोल्ड मिलेगा, ठीक है। हमें पता है दैट हीट मिलती है तो वो क्या करेगा, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होगा। और सब्लिमेशन में हीट में सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। और सब्लिमेशन नहीं बोलते, उसको डिपोजिशन भी बोलते हैं, जिसमें गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है सॉलिडिफाइड कैम्फर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिपोजिशन प्रोसेस होती है। ये चीज़ लेसन नंबर 1 में थी, ये चीज़ लेसन नंबर 1 में थी। डिपोजिशन और सब्लिमेशन दोनों भाई भाई है, ठीक है। एक सब्लिमेट करता है, एक सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करता है, दूसरा भाई गैस टू सॉलिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन प्रोसेस होती है और उसके बाद सॉलिडिफाइड कैम्फर हमें मिलता है और नीचे हमें प्यारा सा सॉल्ट मिल जाएगा अकेला, ठीक है। ओके, तो अभी पढ़ लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। दैट वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग. So to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-soluble sublimal impurity, the sublimation process is used in figure 2.7. Some examples of solids which sublime are ammonium chloride, naphthalene and anthracene. ठीक है, क्या होता है दैट चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें। उसके बाद हमें ये पता है कि कुछ सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं जो एक चीज़ सब्लिमेबल हो, दूसरी चीज़ सब्लिमेबल ना हो, दूसरी चीज़ सब्लिमेबल ना हो और इम्प्योरिटी हो, ठीक है। क्या होता है कि जो चीज़ सब्लिमेबल होती है ना, एग्जाम्पल से एमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स, एंथ्रासिन, ठीक है। तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग को जो थोड़ी ज़्यादा हीट दे दे उनको, लगभग हमने दे दी 70 डिग्री की भी हीट दे दी ना, 70 डिग्री सेल्सियस की भी हीट दे दी उन लोगों को, तो वो जल्दी से एवापोरेट होने लगेंगे, ठीक है। एवापोरेट होने लगेंगे 70 डिग्री में, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है, 70 डिग्री भी उससे भी कम होता है शायद से, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ आप लोगों को कि 70 डिग्री भी रखोगे ना तो भी वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा है दैट इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अभी जो हम लोग सीखेंगे वो चीज़ आपको देखो ध्यान से देखना, वो चीज़ आपको 11th 12th साथ साथ में अगर आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हो, लैब्स में काम करते हो, तो भी आपको ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इस चीज़ का नाम है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर होता होगा तो मैं बता देता हूँ, नहीं होता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्रोम देखा है ना, ब्राउज़र होता है क्रोम, सिर्फ ई नहीं लगाना, एटो लगाना है, ई के बदले एटोग्रा लगाना है और फिर ग्राफी लिख देना है, क्रोमैटोग्राफी। हो गया सिंपल, कितना सिंपल था, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी होता क्या है, देखो पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपके 11th 12th और आप अगर केमिस्ट्री देते हो तो क्रोमैटोग्राफी एक बहुत ही बड़ी ब्रांच होती है, ठीक है। केमिस्ट्री की एक बहुत ही बड़ी ब्रांच होती है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की क्रोमैटोग्राफी में, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सिर्फ ये इंक के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए भी वो यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि दैट क्रोमैटोग्राफी बहुत ज़्यादा यूजेज आपका होगा जब आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे शायद से। अगर नहीं बढ़ते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर बढ़ते हो केमिस्ट्री में और आपको लैब में काम करने का मौका मिलता है तो
क्रोमेटोग्राफी ज़रूर पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपना है लैब में काम करने का तो क्रोमेटोग्राफी आपको आनी चाहिए। क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री के। ओके, तो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? क्या एक डाई ब्लैक इंक एक कलर से बनी होती है? चलो ब्लैक इंक नहीं लेते, ब्लैक इंक कंफ्यूज हो जाओगे, ब्लैक इंक नहीं लेते हम लोग लेते हैं ऑरेंज इंक। चलो ब्लैक इंक में कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑरेंज इंक लेते हैं। अभी ऑरेंज इंक हम लोग लेंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना। ऑरेंज इंक हम लोग लेंगे तो पहले तो हम लोग फिगर समझ लेते हैं। फिगर ए में यहाँ पे है दैट स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। एक फिल्टर पेपर लेना है, फिल्टर पेपर को क्या करना है कि एक वाटर में हम लोग को डुबा देना है। अभी जब तक वो वाटर वहां पे है, उसका जो पॉइंट है वाटर का, वहां पे हमें एक पॉइंट बना लेना है और उस पॉइंट पे हमें इंक डालनी है। उस पॉइंट में हमें ऑरेंज इंक डालते हैं, ठीक है, ऑरेंज इंक डालते हैं। अभी ऑरेंज इंक डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑरेंज इंक देखो, स्पॉट ऑफ इंक, यहाँ पे H2 हमारा प्यारा सा वाटर, ठीक है। अभी क्या होगा दैट स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर जो है और जार के अंदर डाल देंगे। उसके बाद उसको पेपर क्लिप्स जो होती है उस पे उसको ऐसे बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लास रोड, यहाँ पे जो है ग्लास रोड यूज करते हैं जिसमें पेपर क्लिप खड़ी रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे स्टैंड रहेगा और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो क्रोमेटोग्राफी में वही चीज़ होती है दैट अगर हम ऑरेंज कलर उसके पानी के अंदर डुबाते हैं, ठीक है, डुबाते हैं तो फिल्टर पेपर क्या करेगा कि उसके दो अलग अलग कलर कर देगा। एक यहाँ पे होगा जिसमें डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, वो यहाँ पे होगा जिसमें डेंसिटी, ध्यान से देखना, अगर ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज ही लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर का है तो ऑरेंज लेते हैं। ये मैंने ऑरेंज लिया है। अभी जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कम जो भी होता है, ठीक है, ज़्यादा कम वो होता है, बट आपको अभी कुछ नहीं आएगा, बहुत ही कम पार्ट आएगा। तो इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। तो ऑरेंज डाई हमें पता चलता है और हमें पता भी चलता है और साथ साथ में हम निकाल भी सकते हैं एक डाई में से दो डाई, ठीक है, डाई स्टफ में से ऑरेंज डाई में से हम येलो डाई और साथ साथ में रेड डाई निकाल सकते हैं, ठीक है। येलो और रेड डाई दोनों को निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों को निकाल सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा एक्टिविटी देख लेते हैं कि इसमें ये सब कैसे हुआ और ये सब हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो टेक अ थीन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर की एक थीन स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, एक फिल्टर पेपर लेना है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। तो क्या कहता है 3 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, 3.1 3.2 चलता है, ठीक है। तो 3.1 अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर आपको ऊपर लेना है, आपको उसकी लेंथ लेनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक ऑरेंज डाई से आपको मार्क कर लेना या फिर पेंसिल से मार्क कर लेना, उसके बाद ऑरेंज डाई डालना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को दैट आपको बीचों बीच ये ध्यान रखना है कि बीचों बीच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने कर दिया मार्क, ऐसा नहीं होना चाहिए, बीचों बीच फिल्टर पेपर का होना चाहिए, तो ही ये वह चीज़ वर्क करेगी, ठीक है, तो ही ये चीज़ वर्क करेगी। दूसरी यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरी चीज यहाँ पे पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई, ठीक है। क्या करेंगे ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे कि एक पेन ले लेंगे, स्केच पेन ले लेंगे या फिर एक फाउंटेन पेन लेंगे, ऑरेंज की लो, ब्लैक की लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ऑरेंज की लोगे तो अभी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ऑरेंज कलर की स्केच पेन ले ली, एक मार्क कर दिया इंक का, ठीक है। उसको ड्राई कर दो, उसको थोड़ी देर छूना मत, उसको ड्राई करो पहले। ड्राई करने के बाद लोअर द फिल्टर पेपर इन द जार और ग्लास और बीकर और टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वाटर पेपर इज जस्ट above the water level as shown in figure 2.8 and leave it undisturbed.
तो होता क्या है आप लोग समझ लो पहले कि क्या करेंगे, फिर जो हमें ऑरेंज कलर की जो डाई में हमने ऑरेंज कलर का जो स्केच पेन में से जो इंक हमने डाली, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर पेपर से हम लोग पानी में उसको डुबा देंगे, पानी में उसको डुबा देंगे, ओके। और उसमें वाटर होगा, वाटर, ठीक है, जार में डुबा देंगे, वाटर में डुबा देंगे, वाटर में डुबा देंगे और उसके बाद हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। पहले पेपर क्लिप लगा दो तो अनडिस्टर्ब छोड़ना, नहीं तो गिर जाएगा, ठीक है। पेपर क्लिप लगा के ग्लास रॉड अच्छे से ऊपर लगा के जार बार लेके अच्छे से बैठना, ठीक है, तो ये क्रोमेटोग्राफी होगी और अच्छे से होगी। बाद में अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, खर्चा होगा पर कर सकते हो, ठीक है। तो वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेस अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये पेपर लेते हो ना, जब पेपर लेते हो, पेपर को पानी में डुबलते हो, तो क्या होता है, आपने जहाँ तक ही पानी में डुबाया है पेपर को, बट यहाँ भी गीला गीला हो जाता है, यहाँ भी गीला गीला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी के जो पेपर के जो पार्टिकल है वो जो है ना, पेपर के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स को ऐसे पास करते हैं कि चले जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है, ऐसा करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है कि फिल्टर पेपर भी ऐसा ही करती है। फिल्टर पेपर में जब तक वो वाटर जाएगा तब तक पहले येलो बनेगा, फिर रेड बाहर निकलेगा, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। और क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से हमने सीख ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के कुछ एप्लीकेशन, साथ साथ में क्रोमेटोग्राफी क्या होती है थोड़ा ज़्यादा सीख लेते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही कम पार्ट है क्रोमेटोग्राफी का, अगर हम बहुत ज़्यादा पार्ट देखने को जाए तो, ठीक है, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स along with its dyed particles, ठीक है। क्या होता है, जब फिल्टर पेपर पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है, डाई के जो पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ वेलकम होते हैं फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर बोलता है वाटर जाओ भाई, वाटर वाटर वेलकम वेलकम वाटर। साथ साथ में वाटर के पास कुछ छिपे छिपे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं डाई पार्टिकल्स। अब उन लोगों को पता नहीं चलता कि डाई पार्टिकल्स होते हैं, बट जब उनको पता चलता है तो उन पर ही धब्बा लग चुका होता है डाई का, ठीक है, येलो और रेड का, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, छुप के पार्टिकल्स वाटर के साथ चले जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग होके धब्बा लगा देते हैं फिल्टर पेपर पे, ठीक है। आराम से समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो डाई होती है वो 2 और ज्यादा कलर्स के मिक्सचर से डाई बनती है। तो क्रोमेटोग्राफी से आप ये चीज अलग कर सकते हो कि डाई का कलर अलग कर सकते हो। एक कलर की डाई है, 2 कलर की डाई कर दी, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी का कमाल है। द कलर कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। तो कलर्ड पार्टिकुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो क्या होता है, जो वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा राइज होता है फास्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्टर राइज होता है। और उसके बाद इसी वजह से जो कलर होता है वो क्या हो जाता है कि सेपरेट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। अभी तक क्रोमेटोग्राफी का कोई भी नाम नहीं आया था, बट अभी हमको पता चल जाएगा कि ये चीज क्रोमेटोग्राफी थी और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स के मिक्सचर को ही सेपरेट कर देते हैं, कंपोनेंट्स ही सेपरेट कर देते हैं, कंपोनेंट मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको ही सेपरेट कर दिया, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। जिसमें हमने डाई का जो कलर था उसमें 2 डाई हमने ली, एक डाई ली और उसमें से 2 डाई हमने बना दी डिफरेंट कलर की, ठीक है। अभी नाम देख लेते हैं, नाम देख लेते। क्रोमेटोग्राफी नाम आया कहाँ से, आया कहाँ से क्रोमेटोग्राफी? क्रोमा, क्रोमा, क्रोमा मीन्स ग्रीक में एक होता है वर्ड क्रोमा जिसका नाम होता है कलर। क्रोमा मीन्स कलर और क्रोमेटोग्राफी एटोग्राफी का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स, सो दिस नेम वाज गिवन, ठीक है। तो ये टेक्निक सबसे पहले यूज होती थी, अब तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भी टेक्निक्स होती है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के नहीं बोल सकता, यही चीज से अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। तो पहले तो ये सिर्फ सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए थी, इसीलिए उनका नाम क्रोमेटोग्राफी दिया गया था। अगर दूसरा कुछ उनको पता होगा तो समझ रहे हो बात को, उनको दूसरा कुछ पता होगा तो ये नाम भी दूसरा होता, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन फॉर दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो
जो सेपरेट करती है उस सॉल्यूट्स को जो डिसॉल्व हो चुके हैं सॉल्वेंट में, जो सेपरेट करती है सॉल्यूट को जो सॉल्वेंट में ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुके हैं। जैसे हमने देख लिया ऑरेंज जो था, देख ध्यान से देखो, वो क्या करेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को अलग कर दिया। ऑरेंज जो है वो हमारा सॉल्यूशन है, अभी क्या है येलो है वो हम गिन लो वो हमारा सॉल्यूट है, रेड है वो सॉल्वेंट है, उसने दोनों को अलग कर दिया, पहले सॉल्यूट को किया फिर सॉल्वेंट को किया, मतलब येलो और रेड में अलग कर दिया। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. अब भैया बोलोगे आप लोग हायर क्लासेस कब तक हायर क्लासेस में चले जाएंगे, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं हायर क्लासेस, अभी तो 9th में आ गए, अभी भी हायर क्लासेस, तो हाँ मैं बता देता हूँ अभी भी हायर क्लासेस, ठीक है। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तब आपको लगता है कि क्रोमेटोग्राफी नहीं होगी? बिल्कुल होगी क्रोमेटोग्राफी की भी अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हो चुकी है डेवलप्ड, जो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में 11th 12th, ठीक है। अभी आ जाते हैं एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। अभी तो हमने देखा कलर्स डाई कलर्स, दूसरा किसमें होता है, ध्यान से देखो, टू सेपरेट पहली पॉइंट दैट कलर्स इन डाई, ये चीज हमने देखी, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पिगमेंट्स ऑफ फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स होते हैं नेचुरल कलर्स में उसमें। और तीसरा हमारा है ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में जो अंदर ड्रग्स होते हैं उसको सेपरेट करने में भी इस्तेमाल ये होता है, ठीक है। 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करें, वो चीज हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, पार्ट 5 में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा डिस्टिलेशन, और उसके बाद डायरेक्टली मैं आपको डिस्टिलेशन सिखा के डायरेक्टली मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सिखा दूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिखाऊंगा और उसके बाद सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट सिखाऊंगा, तो क्या होगा कि आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, और साथ में हम लोग एयर को हम लोग सेपरेट करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, पार्ट 5 इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ेंगे। वैसे तो सारे पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला जो पार्ट होगा पार्ट 5 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, साथ में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन वाली भी मेथड पढ़ेंगे, और उसके बाद पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे दैट सेडिमेंटेशन मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड पढ़ने के बाद पार्ट 7 में हम लोग, पार्ट 7 शायद होगा या नहीं मेरे को पता नहीं है, बट पार्ट 6 में ही हमको अगर लगा कि मिक्सचर और कंपाउंड को सेपरेट, मतलब मिक्सचर और कंपाउंड सारी चीज़ें हम पार्ट 6 में डाल दें तो हो जाएगा, बट पार्ट 7 भी बनाने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 7 मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, ठीक है, इस सारी बातें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये सारा कॉन्सेप्ट मैप, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रख लिया। 50% सिलेबस याद रख लिया, ठीक है, 50% ऑफ द सिलेबस याद रख लिया। 50% दूसरा हमारा प्यारा सा वो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर सेपरेटिंग मेथड्स, इवेपोरेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन, सारी दूसरे अलग अलग टाइप के मेथड्स, क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। वो सब हम लोग 50% में वो आ जाता है, अब दूसरा 50% में वो आ जाता है, ठीक है। तो पार्ट 5 में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 5 जरूर से दिखेगा। पार्ट 6 में भी हम लोग सेडिमेंटेशन, जैसे हमारे घर में पानी कैसे आता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, और पार्ट 7 में हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 6 में, तो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।